16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर इलाके में कुछ लोग इंदिरा बस्ती के पास से गुजर रहे थे जब उनकी नजर एक प्लास्टिक के बोरे पर पड़ी। उन्हें कुछ शक हुआ, इसलिए पास जाकर देखा तो पाया कि बोरे से खून रिस रहा था। यह देखकर वे लोग घबरा गए और वहां से दूर हट गए। यह इलाका आमतौर पर सुनसान रहता है, जहां कम ही लोग आते जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से 16 मार्च के दिन कुछ लोग इंदिरा बस्ती के पास से गुजर रहे थे। उनमें से एक राहगीर ने देखा कि पुलिया के नीचे एक संदिग्ध बोरी पड़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने ततारपुर पुलिस स्टेशन में फोन किया और जानकारी दी। राहगीर की बात सुनकर पुलिस चौंक गई और तुरंत पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद के नीचे पड़ी उस बोरी को वहां से निकालकर ऊपर लाया जाता है और उसे खोलकर देखा जाता है। जैसे ही बोरी खोली जाती है, उसके अंदर की लाश देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वह लाश एक लड़की की है जिसका चेहरा पहचानने लायक था। पुलिस तुरंत घटनास्थल की छानबीन करती है, क्योंकि हो सकता था मरने वाली लड़की का कोई आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट मिल जाए। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वहां से कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को ततारपुर सीएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। हालांकि उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, क्योंकि पहले पुलिस लड़की की पहचान करने और उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। शव की उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास थी। पुलिस ने आसपास के सभी गांवों में उस लड़की की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। अगले दिन 17 मार्च को पुलिस ने सभी लोकल अखबारों में लड़की की खबर और उसके फोटो के साथ विज्ञापन छपवाने का निर्णय लिया। फिर भी किसी रिश्तेदार का सामने आना तो दूर, कोई भी व्यक्ति उसे पहचानने में असफल रहा। इस बीच महिला का शव हॉस्पिटल में रखे हुए काफी समय बीत गया। नियमों के अनुसार शव मिलने के 48 घंटे के भीतर उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी था। अब पुलिस के लिए यह स्थिति मुश्किल हो रही थी, क्योंकि परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मजबूरन पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। ततारपुर पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस थानों से संपर्क किया, लेकिन 28 से 30 साल की महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की मृत्यु दम घुटने से हुई थी और उसकी गर्दन पर गला दबाने के निशान थे। पुलिस को संदेह होने लगा कि लड़की की हत्या कहीं और की गई हो और उसका शव यहां फेंका गया हो, या फिर लड़की बाहर से आई थी तो वे आसपास के किसी होटल या लॉज में जरूर रुके होंगे, या फिर उन्होंने किसी ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाया होगा। पुलिस ने आसपास के होटल, लॉज और ढाबों में जाकर पूछताछ करने में जुट गए। पुलिस ने इन स्थानों पर जाकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि किसी से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि अगर वे लोग किसी दूसरे शहर से आए थे तो निश्चित रूप से वे किसी कार से आए होंगे। अब पुलिस ने उस लड़की के साथ साथ यह भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी ने इलाके में कोई संदिग्ध कार देखी है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस एक होटल पर पहुंची। वहां के गार्ड ने बताया कि 14 मार्च की शाम को उसने एक सफेद रंग की गाड़ी को बार बार सड़क पर चक्कर लगाते हुए देखा था। वह गाड़ी होटल वालों को संदिग्ध लगी, क्योंकि वह कुछ ही मिनटों में 3-4 बार होटल के सामने से गुजरी थी। जब पुलिस ने गाड़ी का नंबर पूछा तो गार्ड ने बताया कि उसे नंबर तो याद नहीं है, लेकिन वह गाड़ी डीएल से शुरू होती थी, जो इसका मतलब था कि वह गाड़ी दिल्ली की थी। पुलिस ने गार्ड से पूछा कि वह गाड़ी किस रंग की थी और किस कंपनी की थी, लेकिन होटल वालों को केवल उसका रंग याद था। उन्होंने बताया कि गाड़ी सफेद थी। इसके अलावा उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने उस डीएल नंबर की गाड़ी को सुराग मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके बाद उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, लेकिन कैमरा दूर होने के कारण गाड़ी का नंबर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। चूंकि वह गाड़ी राजस्थान में किसी दूसरे राज्य से आई थी, यह संभावना थी कि वह किसी टोल प्लाजा से जरूर गुजरी होगी। इसलिए अब पुलिस ने टोल प्लाजा का रुख किया और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। हालांकि समस्या यह थी कि टोल प्लाजा में दिल्ली के नंबर वाली कई सफेद गाड़ियां आती और जाती हुई दिखाई दे रही थीं,
जिससे यह पहचानना मुश्किल हो गया कि संदिग्ध गाड़ी कौन सी है। फिर पुलिस ने टोल प्लाजा से लेकर उस होटल तक गुजरने वाली सभी डीएल नंबर की गाड़ियों की एक लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट के आधार पर उन्होंने गाड़ियों के मालिकों के एड्रेस और डिटेल्स इकट्ठा की। चूंकि गाड़ियां दिल्ली के विभिन्न इलाकों की थीं, राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्हें एक महिला का शव मिला है और एक संदिग्ध गाड़ी की तलाश है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि वे उन गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ करें कि वे भिवाड़ी में किस वजह से आए थे। साथ ही राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि 14 मार्च के आसपास दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में जांच करें। जब दिल्ली पुलिस ने अपना डेटाबेस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कड़कट डूमा इलाके से एक लड़की लापता है। उसके परिवार वालों ने 14 मार्च को देर रात आनंद विहार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली में लापता हुई लड़की और राजस्थान में मिले शव की फोटो को चेक किया गया और दोनों फोटो एक जैसी पाई गईं। पुलिस की नजर तुरंत उन गाड़ियों की लिस्ट पर पड़ी जिसमें एक गाड़ी दिल्ली के कड़कट डूमा इलाके में रजिस्टर्ड थी और वह गाड़ी एक महिला सुनैना गुप्ता के नाम थी। यह पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था। बिना देरी किए राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और जिस थाने में उस लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था, वहां के पुलिस इंस्पेक्टर से बातचीत की। मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की का नाम प्रियंका खत्री था, जिसकी उम्र 28 साल थी। वह एक ट्यूशन टीचर थी। प्रियंका 14 मार्च को अपने परिवार से यह कहकर निकली थी कि वह एटीएम से पैसे निकालने जा रही है। उसने अपनी मां से कहा था कि वह शाम 4 से 4 बजे तक वापस लौट आएगी। लेकिन जब प्रियंका 4 बजे तक नहीं लौटी तो उसकी मां रेखा को चिंता हुई। रेखा ने प्रियंका को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इंतजार करते करते शाम के 7 बज गए और जब प्रियंका 8 बजे तक भी घर नहीं लौटी तो रेखा ने अपने पति पंकज को इस बारे में बताया। इसके बाद पंकज और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर प्रियंका को ढूंढना शुरू किया, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिली। अंततः देर रात को प्रियंका के परिवार वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से लापता प्रियंका के घर पर पहुंची। उसके घर वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रियंका लोगों के घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने प्रियंका के पिता पंकज बहल से उन घरों के बारे में पूछा जहां प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। पंकज ने उन सभी घरों के एड्रेस लिखकर दे दिए। लेकिन जब पुलिस ने प्रियंका के परिवार को बताया कि राजस्थान के तथारपुर थाना क्षेत्र से प्रियंका का शव बरामद किया गया है, तो उनके घर में कोहराम मच गया। प्रियंका की मां रेखा और पिता पंकज का रो रोकर बुरा हाल था। वे उस दिन को याद करके विलाप कर रहे थे जब उनकी बेटी घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। प्रियंका का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से उन घरों में जाकर पूछताछ करने लगी जहां प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी। सभी के बयान दर्ज किए गए। पुलिस एक ऐसे घर पर पहुंची जहां केवल एक महिला थी। उसके पति काम पर गए हुए थे और बच्चे स्कूल गए थे। पुलिस ने सबसे पहले उस महिला का नाम पूछा। महिला ने बताया कि उसका नाम सुनैना गुप्ता है। यह नाम सुनते ही पुलिस वालों की आंखें चमक उठीं, क्योंकि यही महिला थी जिसकी कार राजस्थान के तथारपुर इलाके में पाई गई थी और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी इसी घर का था। पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि इस महिला का प्रियंका के कत्ल से कोई संबंध जरूर है। इसलिए पुलिस ने सुनैना से आराम से बातचीत की और प्रियंका के बारे में पूछा। सुनैना ने बताया कि प्रियंका खत्री पिछले 7 साल से उनके घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन 14 मार्च से उसने आना बंद कर दिया। जब उन्होंने प्रियंका के घर वालों को फोन किया तो पता चला कि वह अचानक गायब हो गई है। पुलिस ने सुनैना से पूछा कि उसके पति कहाँ हैं और क्या उन्हें बुलाया जा सकता है ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके। सुनैना ने अपने पति कपिल गुप्ता को फोन करके घर बुलाया। कपिल ने भी प्रियंका के बारे में वही बातें बताईं जो उसकी पत्नी ने बताई थीं। लेकिन जब पुलिस ने सुनैना से पूछा कि 14 मार्च को उनकी कार राजस्थान में क्या करने गई थी, तब पुलिस ने उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाई जो सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई थीं। यह सब देखकर सुनैना घबरा गई और उसने कहा कि वह उस दिन गाड़ी में नहीं थी, बल्कि 14 मार्च को वह अपने घर पर ही थी। इसके बाद पुलिस ने कपिल गुप्ता से उस गाड़ी के बारे में पूछा
तो कपिल घबराने लगा और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। यह देखकर पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने समझा कि यह दोनों पति पत्नी कुछ छिपा रहे हैं। जब उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो कपिल और सुनैना जल्दी ही टूट गए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्होंने प्रियंका का कत्ल क्यों किया, तो उन्हें पता चला कि दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में रहने वाला 39 वर्षीय कपिल गुप्ता एक बिजनेसमैन था और उसका कपड़ों का व्यवसाय था। 38 वर्षीय सुनैना उसकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। प्रियंका खतरी उनके घर से थोड़ी ही दूर पर अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रियंका ने 20 साल की उम्र से ही सुनैना और कपिल के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे कपिल और प्रियंका के बीच बातचीत शुरू हो गई। जब प्रियंका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, उस समय अक्सर सुनैना किसी काम से बाहर रहती थी। कपिल ने बताया कि प्रियंका को ट्यूशन पढ़ाते हुए उसे 2 साल भी नहीं हुए थे जब उनके बीच संबंध बनना शुरू हो गए। हालांकि कपिल प्रियंका से 10 साल बड़ा था। इस खुलासे के बाद पुलिस को समझ में आया कि यह मामला सिर्फ एक ट्यूशन टीचर का कत्ल नहीं है, बल्कि एक खतरनाक प्रेम संबंध का है। वह शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रियंका और कपिल के रिश्ते की भनक न तो प्रियंका के घर वालों को लगी और न ही सुनैना को। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। वे दोनों घूमने के लिए बाहर भी जाने लगे थे। कपिल एक बिजनेसमैन था, इसलिए उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी और वह ज्यादातर बाहर ही रहता था। इस कारण से कभी सुनैना ने उस पर शक नहीं किया। कपिल ने बताया कि सुनैना को शक न हो, इसलिए प्रियंका उसके बेटे को राखी भी बांधती थी। कपिल अपनी लव लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुका था। वहीं प्रियंका की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके परिवार वाले भी उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन प्रियंका अपने करियर का बहाना बनाकर शादी की बात को टाल देती थी। हालांकि उसके पिता पंकज ने 2 बार जबरदस्ती उसकी सगाई भी करवाई, लेकिन प्रियंका ने उन लड़कों से कपिल की बात करवा दी। जब उन लड़कों को प्रियंका के किसी और के साथ अफेयर के बारे में पता चला तो वे सगाई तोड़ देते थे। इतना ही नहीं, घर वालों पर प्रेशर बनाए रखने के लिए प्रियंका ने एक बार जहर भी खा लिया था, क्योंकि वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल वह कपिल के प्यार में पागल हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान कपिल ने पुलिस को बताया कि उसने प्रियंका पर करीब 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसने कहा कि प्रियंका को खूबसूरत दिखने का बहुत शौक था, जिसके लिए वह महंगी दवाइयां और महंगे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करती थी। यह सारा खर्च भी कपिल ही उठाता था। लेकिन अब प्रियंका कपिल पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। प्रियंका जानती थी कि कपिल शादीशुदा है, फिर भी वह उससे शादी की उम्मीद कर रही थी, जो कपिल के लिए एक मुश्किल स्थिति बन गई थी। कपिल के अनुसार प्रियंका शादी को लेकर जिद्दी हो गई थी, लेकिन कपिल उसे टालता रहा। प्रियंका को यह एहसास होने लगा कि कपिल अपनी पत्नी सुनैना के होते हुए उससे कभी शादी नहीं करेगा। इस स्थिति में प्रियंका ने सुनैना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक दिन प्रियंका ने कपिल से कहा कि जब तक सुनैना जिंदा है, तब तक वह उससे शादी नहीं कर सकता। प्रियंका ने कपिल को यह भी कहा कि अगर वे सुनैना को खत्म कर दें, तो वे दोनों शादी कर सकते हैं। यह सुनकर कपिल बुरी तरह घबरा गया और उसने प्रियंका को समझाने की कोशिश की। प्रियंका ने कपिल को धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। कपिल प्रियंका को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में प्रियंका ने उसे 50 लाख रुपए की मांग की। कपिल ने कहा कि वह 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह प्रियंका को पैसे दे दे या फिर अपनी पत्नी को कत्ल कर दे। हालांकि कपिल ने तीसरा रास्ता चुना। उसने अपनी पत्नी सुनैना को प्रियंका और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और माफी भी मांग ली। सुनैना ने कपिल को माफ कर दिया और कपिल ने प्रियंका द्वारा उसके कत्ल की साजिश के बारे में भी उसे बता दिया। फिर यहीं से कहानी पलट गई। पहले प्रियंका ने कहा था कि कपिल को अपनी पत्नी का कत्ल करना है, लेकिन अब सुनैना ने कहा कि प्रियंका को ही खत्म कर दो। सुनैना का कहना था कि अगर कपिल ने प्रियंका को पैसे भी दिए तो वह फिर से ब्लैकमेल करेगी। इस पर कपिल ने सुनैना की योजना को स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर प्रियंका को खत्म करने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने 2 नौकर राजकिशोर और सचिन को भी इस कत्ल में शामिल कर लिया। फिर 14 मार्च 2022 को कपिल ने सुबह से ही दोनों नौकरों को शराब पिलाना शुरू किया
ताकि वे कत्ल करने से पहले डरे नहीं। दोपहर में कपिल ने दोनों नौकरों को अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठाया और गाड़ी को मेन रोड पर लेकर आया। वहां गाड़ी रोककर उसने प्रियंका को फोन किया और कहा कि कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। प्रियंका ने अपनी मां से झूठ कहा कि वह एटीएम से पैसे निकालने जा रही है, लेकिन वास्तव में वह कपिल के पास गई। कपिल ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और प्रियंका ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गई। प्रियंका के बैठते ही कपिल ने गाड़ी चलानी शुरू की और उससे कहा, चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं। कपिल ने गाड़ी का रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया और जानबूझकर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था ताकि राजस्थान पहुंचते पहुंचते शाम हो जाए। जब कपिल को यकीन हो गया कि सड़क पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है, तो उसने कार में भजन बजाना शुरू कर दिया और वॉल्यूम को इतना बढ़ा दिया कि अगर प्रियंका चिल्लाए भी तो उसकी आवाज बाहर तक न पहुंच पाए। कपिल के इशारा करते ही पीछे बैठे दोनों नौकरों ने अचानक प्रियंका पर हमला कर दिया। प्रियंका ने पूरी ताकत से उनका विरोध किया। वह चीख रही थी और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों नौकरों ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। और फिर प्रियंका के गले को पकड़ डी आंचकर दबाने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, कुछ ही देर में प्रियंका ने दम तोड़ दिया। वे लोग पूरी योजना के साथ आए थे। गाड़ी के अंदर ही उन्होंने प्रियंका के शव को प्लास्टिक के बोरे में पैक कर दिया। अब उनकी तलाश थी किसी सुनसान जगह की, जहां वे उसे आसानी से ठिकाने लगा सकें। रास्ता ढूंढते हुए वे एक पुलिया के पास पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सुनसान जगह पर तीनों ने मिलकर बोरे में बंद प्रियंका के शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया। सुबह से भूखे प्यासे वे तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। भोजन के बाद उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए उसी रोड पर कई चक्कर लगाए, ताकि ऐसा लगे कि वे केवल घूमने निकले हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बजाय स्थिति ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। जिस रोड पर वे घूमने का दिखावा कर रहे थे, उसी रोड पर स्थित एक होटल के गार्ड ने उनकी गाड़ी को संदिग्ध नजरों से देख लिया। गार्ड को गाड़ी की हरकतें अजीब लगीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ही मिनटों में कई बार उस रोड पर चक्कर लगाए थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद गार्ड का ध्यान उनकी गाड़ी पर नहीं जाता। पुलिस का भी मानना था कि यहीं से उन्हें इस मामले का पहला सुराग मिला था। अगर ऐसा न होता तो इस मामले को सुलझाने में पुलिस को अनगिनत दिन सबूतों की तलाश में भटकना पड़ता। इसके बाद पुलिस ने सुनैना गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। सुनैना और कपिल के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस में सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। सुनैना और कपिल के दोनों बच्चे अब अपने दादा दादी के पास हैं। इन बच्चों को अब माता पिता के बिना ही जीना होगा, क्योंकि अब उनके माता पिता की बची जिंदगी शायद जेल में ही कटेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।